नमस्कार दोस्तों। नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में हम लोग जानेंगे कंपनी और कंपनी से रिलेटेड स्टॉक मार्केट कुछ एक्टिविटीज़ को लेकर के, कुछ परफॉर्मेंस, कुछ पोटेंशियल्स को लेते हुए। कंपनी का नाम है एसकीपर। ये कंपनी की जब वेबसाइट से विजिट करते हैं तो समझ में आती है कि कंपनी एक पोल बनाती है, इसको हम आमतौर की भाषा में खंभा कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कामकाज करती है। चाहे वो ट्रांसमिशन में लगता हो या रेलवे के लिए जो खंभे बनते हैं उसके लिए यूज होता हो, तो इस तरह की कहती है कंपनी। एस्कीपर जो पाइप है, बेसिकली इनका पाइप का काम है, जिसमें कि खंभे और बड़ी बड़ी पोल जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर्स की बात करती है, जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन और बैनर को लगाने के लिए भी के साथ काम आती है, और लाइटिंग पोल के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ही देखने को मिलता है। कंपनी समझ में आ पाती है जो कंपनी किस चीज़ की कंपनी है, मतलब एक पाइप बनाने वाली कंपनी। अब कंपनी की तरफ देखा जाए तो कहते हैं सीलिंग एंड ट्रांसमिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस स्ट्रक्चर एंड द पाइप फिटिंग्स, इट इज अंडर एक ईपीसी प्रोजेक्ट ऑल्सो। अर्थात इनका इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट भी कंपनी कामकाज में, इस सेक्टर में भी कंपनी का कामकाज है। अब समझने वाली बात यह है, जो मार्केट में पिछले, यदि आज की डेटा की बात करें, एक साल में 124% की इनकी स्टॉक प्राइस में उछाल आई है। इस उछाल के पीछे की कारणों को समझेंगे कि क्या फंडामेंटल जो कंपनी का है, जो कारोबार है, बिजनेस है, वो क्या इसी दिशा से चलती है, क्या स्टॉक की परफॉर्मेंस एट द फंडामेंटल परफॉर्मेंस कुछ अलग आंकड़ा तो नहीं देती। सबसे पहले देखा जाए तो बुक वैल्यू के बारे में कंपनी कहती है करीब करीब इनके पास 78 रुपये का इंट्रेंसिक वैल्यू, उसका डबल किया। मतलब समझ में आ पाए जिनके पास एसेट्स की जो वैल्यूशंस हैं वो कंपैरिजन विद द बुक वैल्यू ठीक। अब आते हैं दूसरी पड़ाव की तरफ। अब पहला पड़ाव इसको लेकर के आती है तो इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां हैं, मतलब जो इंडस्ट्री इस सेक्टर में जो भीड़ है लोगों का, चीज को लेकर के भीड़ है, स्टॉक मार्केट की भीड़ के बाद, और उनकी भीड़ ये कहता है कि 44x का आंकड़ा देता है अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली ये देखा जाए से ज़्यादा भीड़ कहता है, करीब करीब ये कह सकते हैं उनसे करीब करीब 13 एक्स्ट्रा लोग यहाँ पे बने हुए हैं। अर्थात यदि परसेंटेज को भी कवर करें तो लगता है यहाँ से करीब करीब 30% का आंकड़ा ले लेते हैं। इससे 30% एक्स्ट्रा क्या है, ओवर वेटेज है। ओवर वेटेज होने के पीछे दो कारण हो सकते हैं, या तो उसकी वैल्यूशंस काफ़ी सस्ती है, और दूसरी तरफ या तो उनकी क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी है। इन दोनों आंकड़ों को यदि हम समझ लिए, शायद ये पता चल जाएगा कि आने वाले समय में स्टॉक की प्राइस जो है 1000 तक टच कर पाएगी, या ऐसा तो नहीं कि ये 200 या 300 पे आके अटक जाए। जहां डेट टू इक्विटी कहता है 0.65 का, करंट रेशियो भी नियर उसको डबल कहता है 1.62 का। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, अच्छी बात है, और आरओसी 20% और आरओई थोड़ा सा कम आंकड़ा दिलाती है, जबकि डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी थोड़ा सा। अब क्या लगता है, फिलहाल काल्सो इनका ब्रेकआउट है, कहते हैं ना हिस्टोरिकल डेटा 508, ये तोड़ने की कगार पे चल रही है या नहीं। इसमें देखा गया कि कंपनी की लगातार जो इंक्रीज होती है स्टॉक की प्राइस है, जबकि कंपनी में निवेशक भी उसी अकॉर्डिंगली बने हुए हैं जितना कि स्टॉक में परफॉर्मेंस। ये यदि आंकड़ा देखा जाए तो करीब करीब कह सकते हैं 60,000 से लेकर के 65,000 तक लोग निवेशक यहाँ पे बने हुए हैं एज ए शेयर होल्डर, जो कि 30 जून का डेटा, जो कि जून का डेटा था। जब सितंबर का डेटा अभी अब कंपनी अपडेट करेगी तो सर और कुछ निकल के आएगी। अब इसमें और क्या हुआ उसके प्रति और कुछ आंकड़ा का देखते हैं। हमारे सामने दिखता है कि एफ आई डी आई भी बने हुए थे, लेकिन डी आई की तादाद बिल्कुल नहीं है, एफ आई की तादाद पूरा बहुत करके है, डी आई बिल्कुल नहीं के मुताबिक ही कह सकते हैं। और पब्लिक की होल्डिंग करीब करीब जो 29% के आसपास है, उसमें कौन बने हुए हैं, उसमें बनी हुई है ज़्यादातर इन द आम पब्लिक, और आम पब्लिक की भूमिका ज़्यादा रही है। अब देखिए, इनको समझते हुए इन चार्ट ग्राफ की तरफ हम यदि देखें, जो कि एक समरी डेटा बना के देती है यहाँ पे,
इसके पीछे हम R2R को समझेंगे, जिसका नाम है रिस्क टू रिकंसिलिएशन, रिस्क टू रिवार्ड एंड रिस्क टू रिटर्न, जो कि एक निवेशक को मिलता है और कंपनियां भी देती है और एक तरह स्टॉक मार्केट उनको देती है। अब रिस्क टू रिवार्ड, रिस्क टू रिकंसिलिएशन में डिफरेंसेस क्या है वो हम आपको एक डीपली स्टडी बताएंगे, क्या आंकड़ा दिलाती है। अब यहाँ फंडामेंटल उन एस्पेक्ट को समझते हैं जिसको नाम है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में कंपनी की तरफ से देखा जाए मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का देखें या वाई ओ वाई का देखें, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में गिरावट कहती है, लेकिन वाई ओ वाई के हिसाब से इंक्रीज करती हुई करीब करीब 100%। ईयर ऑन ईयर बेसिस की डेटा की तरफ चर्चा करें तो कहती है कि लगातार ये बढ़ती हुई नज़र आती है और लगातार खास के पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करते हुए 65% के उछाल के साथ कामकाज किया है। इसके अंदर रिवेन्यू के अंदर और नेट प्रॉफिट मार्जिन और बाकी सारी चीज़ों में भी करीब करीब उछालता बना के रखी है। जबकि ट्रेंडिंग व्यू की भी देखा जाए, ट्रेंडिंग व्यू भी क्या कहता है, ट्रेंडिंग व्यू में भी हम देखें तो शायद यही आंकड़ा देती है कि करीब करीब थोड़ा सा जून में गिरा था, लेकिन कंपेरिजन टू द अदर पार्ट प्रॉफिटेबिलिटी इज द हायर टू हायर पे कंपनी का देखने को, चाहे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस का देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी कहती है कि लगातार हमारी ऊंचाई तक हुआ है। अब कंपनी के पास एक बर्डन बना है क्या, इंटरेस्ट की जो बर्डन है काफ़ी ज़्यादा है। प्रॉफिट यदि 82 करोड़ का रहता है तो इनका नियरली कह सकते हैं डबल इनका इंटरेस्ट का बर्डन भी इनको इफेक्ट करता है। यदि आज के टाइम में ये ख़त्म हो जाए, शायद नेट प्रॉफिट मार्जिन इतनी बढ़ जाएगी, करीब करीब फिलहाल से 200% के आसपास इंक्रीज, ये कुछ आंकड़ा दिलाती है। अब R2R के लिए उन चीज़ों को भी देखिए तो आखिर हुआ क्या। तो कहते हैं यहाँ पे कंपनी ने अपनी लायबिलिटी क्या चीज़ को लेकर के, बोरोइंग्स को लायबिलिटी लेकर इंक्रीज किया। इसके अलावा अदर लायबिलिटी भी इंक्रीज करती हुई नजर आती है, एसेट्स भी बढ़ती नजर आती है। और बाकी इफेक्ट की तरफ देखें, शायद ये भी कहता है कि इनके पास 766 करोड़ का मार्केट में उधार भी कहता है। जब 766 करोड़ का उधार कहता है, इसके पीछे कुछ कारणों को समझते हैं, जो कहते हैं 85 दिन में इनके पास पैसा रिकवरी आता है, जो कि यहाँ से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, वो इम्प्रूवमेंट ना हो के क्या कहता है, वो इम्प्रूवमेंट ना हो करके इंक्रीज हो जाती है। ये इनके लिए डिमेरिट की बात। अब डिमेरिट के बाद में यदि इन पार्टों को समझे, क्या इनके पास क्लाइंट कौन सी है, ईपीसी में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और पॉलीमर सेक्टर के अंदर कंपनी का कामकाज है, उसमें कुछ क्लाइंट की भी लिस्ट जिक्र करती है कि इनके पास बड़ी क्लाइंट्स कौन से हैं। ऐसा कुछ डेटा यहाँ पे सामने नहीं रखता है, लेकिन समझने की प्रयास करें, इसको लेकर के ये देखा जा सकता है जो कंपनी इस सेक्टर में वेबसाइट्स अच्छी खासी यहाँ पे ईपीएस में कहती है, ट्रांसमिशन टावर, टेलीकॉम टावर को लेकर कहती है, पोल्स को लेकर कहती है जो कि लाइटिंग पोल होती है। इसके अलावा फर्स्ट नेशनल को लेकर कहती है और हॉट पोल को लेकर के भी कहती नजर आती है। ये कुछ इसको लेकर के आंकड़ा सामने रखता है। इसके बाद देखा जाए कंपनी को लेकर के, तो इसमें रेलवेज के लिए भी कंपनी का कामकाज है। अब समझने की प्रयास करते हैं इसको लेकर के, इन पार्ट को, जहाँ पे रेशियोज की बात करते हैं, जहाँ पे 766 करोड़ की आंकड़ा के बेस इन पार्टों को समझें तो कहती है, एक 3 नंबर को आप नोट करके हमेशा रखिए। एक सेल्स 766 करोड़ इज डेटर्स, 82 करोड़ इज द प्रॉफिट, जिसमें अदर सोर्स ऑफ इनकम इज 15 करोड़ इज इंक्लूडेड और लायबिलिटीज पार्ट इज जो कि उनके बाद 156 करोड़ का। इसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करें, इसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करें तो शायद ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी सी डाउनफॉल की बात करते हैं। इसके अकॉर्डिंग इनकी नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग द डेटर्स की बात, केवल और केवल इन पार्टों के हाथ में जितना पैसा आया नहीं, उससे ज़्यादा मार्केट में अभी तक उधार लगा हुआ है, जो कि 9 से ज़्यादा 900% के आसपास का आंकड़ा दिलाती है। अब इसी पार्ट को यदि इस पार्टों से समझा जाए कि यहाँ पे केवल ग्राफ देख करके ये अंदाजा लगाया जाए जो भाई इसमें क्या हुआ, तो कहते हैं यहाँ से लेकर के एसेट्स तो लगातार बढ़ी है, लायबिलिटीज़ की पार्ट भी बढ़ती हुई नजर आती है, जहाँ पे ये आंकड़ा दिलाती है
एसेट्स यदि 41% बढ़ती है पिछले साल से, तो लायबिलिटी उससे ज़्यादा बढ़ती है, जो कि एक वीक की बात करती है। और साल दर साल की यदि हम प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स को लेकर देखा जाए, जो कि इनको क्या करती है, पंप करती है, और वो ये दिखाती है जो सेल्स बढ़ती है, कम प्रॉफिट बढ़ी है, और स्टॉक की प्राइस में एक उसको बूस्ट हुई मिलती है। मतलब इनका फंडामेंटल्स में वैसे इशू देखने को नजर नहीं आई है, कंपैरिजन विद द एक जगह पे छोड़ के। अब यहाँ पे कहते हैं इनके पास जो टेरा इंडस्ट्रीज, आज़ाद इंजीनियर्स, जो कि इसी सेक्टर की कंपनी है, जो कि यही कामकाज करती है। इसके लिए एक चीज़ों को जानना और ज़रूरी है, भाई किस सेक्टर से कितना पैसा कमा के लाती है, जिसका नाम है एसकीपर। इसके लिए बेटर ऑप्शन है जो बीएससी के ऊपर हम जाते हैं, और बीएससी के ऊपर दो चीज़ हमें मिलता है, इसको रिस्क टू रिवार्ड को मिलता है, चर्चा करते हैं, और दूसरा हमारे पास कुछ सेगमेंट वाइज में इंफॉर्मेशन ये होगा, तो शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग पर ये मिल जाता है। अब यहाँ पे देखा गया कंपनी को जो सबसे ज़्यादा यदि पैसा आता है, तो उनका नाम है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तीसरा काम है इनके पास पॉलीमर प्रोडक्ट को। अर्थात इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में उन्होंने पोल्स को लेकर के देखा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग इनके पास क्या है, रेवेन्यू मॉडल कहता है, और इनकी अकॉर्डिंग इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी आंकड़ा दिलाती है। अब इन पार्टों को यदि हम एक पार्ट और समझें, उनका नाम है रिस्क टू रिवार्ड को। आखिर क्या कंपनी जो निवेशक हैं इस कंपनी में, एक रेगुलर निवेशक की बात करूँ, रिवार्ड भी देती है या नहीं देती। की तरफ चर्चा करें तो पिछले एक साल में देखा जाए तो मार्केट ने एक लंबी अवधि में एक लंबे रिटर्न की आशा से एक अच्छे खासे रिटर्न बना के दिया है, और हमेशा अपने सपोर्टिंग प्राइस को चेंज करती हुई नज़र आती है, जो हमने यहाँ पे चार लाइनें लेके देखा है। अब रिस्क टू रिवार्ड में क्या कहता है, रिस्क टू रिवार्ड में कंपनी कहती है कि इनके पास 10 पैसा का डिविडेंड देता है। राइट इशू लेके आई थी जनवरी में, और अभी इसने 12/9 को 10 पैसा का डिविडेंड दिया ये, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखा है तो शायद 10% का ही होता है, उसमें बहुत बड़ी रिवार्ड नहीं नजर आता। लेकिन रिस्क टू रिटर्न इनका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजेबल करती है, और केवल एक देखा जाए तो जहां एनालिसिस की पार्ट इसके बारे में ये कहती है कि गुड प्रॉफिट की बात करती है, और लगातार सीजीआर एक बढ़ती हुई नजर आती है, गुड की बात करती है। इम्प्रूवमेंट की बात करें तो रिटर्न और इंटरेस्ट कवरेज को लेकर के देखा जाए, बुक वैल्यू से 6 के आसपास कंपनी का कामकाज है। होल्डिंग डिक्रीज करती हुई नजर आती है, प्रमोटर के साथ डिक्रीजिंग की बात कर रही है लगातार, और ट्रेंडिंग इसका खास दिसंबर के बाद मार्च में, और मार्च के बाद जून में, क्या इस पीरियड में भी उन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया है, जबकि बल्क डील तो देखने को मिला था कंपनी में। इसके अलावा की बात करें तो ये भी डेटा निकल के आती है, जो कंपनी ने रिस्क टू रिटर्न के तौर पे अपने निवेशकों को पिछले एक साल में 124% और पिछले 5 सालों में करीब करीब 800% से ज़्यादा की उछाल दिया है। और यदि सेंसेक्स की कंपैरिजन करके देखा जाए, बीएससी इंडस्ट्री से कंपेयर करके देखा जाए, तो सामने ये दिखता है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेवल में शायद अच्छी खासी पोटेंशियल्स लगातार बनी है, कंपेयरिंग एज पर द सेंसेक्स एज पर द बीएससी इंडस्ट्री, जो कि एफडी और बाकी इंटरेस्ट पैटर्न से कई गुने की रफ्तार से बढ़ती हुई 37 नजर आती है। दोस्तों, हमारे तरफ से किसी भी कंपनी को लेकर के ट्रेडिंग और एडवाइजरी कोई हेल्प या एडवाइजरी की बात नहीं शामिल है, ओनली एज ए लर्निंग पार्ट। यदि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ वैल्यू एडिशन मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सपोर्ट भी दे सकते हैं और प्रमोट भी कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नए स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।